हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि यूपीपी के एग्जाम्स चल रहे हैं और आज 25 अगस्त है। आज के भी पहली शिफ्ट के पेपर खत्म हो चुका है। हम आपको 24 अगस्त का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसमें मैथ के क्वेश्चन का सलूशन आपको बताएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन के पैटर्न हैं वो लगभग हर शिफ्ट में सेम आ रहे हैं। तो आप हर शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, अगर आपका एग्जाम आज है 25 को इवनिंग में है या फिर 30 और 31 तारीख को है, तो आपको ध्यान रखना है कि उन सभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके जरूर जाएं जो आपके एग्जाम्स में पेपर में प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। और मेरे बहुत से शॉर्ट्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, जो हमने चैनल पर डाला है अपना वीडियो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको शेयर भी करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं वो आ रहे हैं। फिलहाल आज हम चलते हैं हम अपने मैथ के क्वेश्चन की तरफ। जो मैथ वाला सेक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मैथ में जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन क्या है, और आगे अगर किसी शिफ्ट में ऐसा पेपर आ जाता है तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा जो मैथ में है वो किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। और सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात, ये आप कह सकते हैं खराब बात, कि पेपर का जो सीक्वेंस है वो एक सीक्वेंस में क्वेश्चन के पोर्शन नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि रीजनिंग के साथ साथ बीच में मैथ आ जा रहा है, जीएस के साथ साथ भी मैथ आ जा रहा है, तो मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। थोड़ा सा बच्चों को फ्लो नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन को करने में। तो हमारा अगर हम क्वेश्चन मैथ के देखें तो हमारा मैथ का क्वेश्चन है पहला। देखिए क्वेश्चन जो सीरीज मेरे पास है उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ किसका, डीआई का दिया हुआ है पाई चार्ट के फॉर्म में। क्वेश्चन कहता है जो एक पाई चार्ट है इसमें दिया है, इसमें पुस्तक के प्रकाशन में दिया गया है, व्यय प्रतिशत में दिखाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करना है और आंसर देना है। किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय जो है प्रतिशत में दिए हैं, परसेंटेज में दिए हैं। और यहाँ पे जैसे देखिए मुद्रण है, रॉयल्टी है, जिल्दबंदी है, इस प्रकार के खर्चे दिए हुए हैं जो परसेंटेज में है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत यानी कि प्रिंटिंग जो लागत है वो 40,200 रुपए है, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितनी राशि का खर्च आएगा। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या दिया है, मुद्रण लागत जिसका मान कितना है 20% है, जिसका मान है 20%। अगर 20% का मान दिया हुआ है कितना 40,200, कितना 40,200 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रचार पर कितना खर्च हुआ। प्रचार पे यानी कि प्रचार यहाँ पे है, प्रचार लागत कितना है 10%। अब यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन तो करना ही था। अगर 20% का मान है 40,200 तो 10% का मान पूछ रहा है, यानी कि सीधे सीधे 10% का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करना था। तो अब जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 20 और वहाँ 100, यानी कि 20,100। जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। तो इसका तो सिंपल सोल्यूशन था, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना था। फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन है ये टाइम और स्पीड का क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 भाग से चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी में लगने वाला सामान्य समय क्या है। यानी कि अगर वो अथिरा है, वो घर से कार्यालय जा रही है, तो जिस चाल से चलना चाहिए था उस चाल से ना चल के किसी और चाल से चल रही है, और किसी और चाल से चलने पे उसे क्या हो जा रहा है, उसे 15 मिनट का समय लग जा रहा है। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाल के कराए गए हैं, लेक्चर में कराए गए हैं। सिंपल सी बात समझो कि 3/4 क्या है, 3/4 भाग चलकर कि चाल से चल रही है, तो ये चाल की वैल्यू दी है। यानी कि अगर हम कहें स्पीड का रेशियो क्या है 4:3 कह देंगे। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू क्या है, ओरिजिनल है, और ये क्या है, न्यू है। उसे चलना चाहिए था 4 की स्पीड से, वो चल रही है 3 की स्पीड से। तो टाइम जो है वो स्पीड का क्या होता है, उल्टा होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा 3 संबंधी 4, यानी कि पहले अगर वो 4 का स्पीड रहा होगा तो 3 का समय लगता होगा। अब यहाँ टाइम में अंतर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। अगर 1 यूनिट का अंतर आ रहा है तो 1 यूनिट में कितना समय लग जा रहा है, 15 मिनट देर हो जा रहा है। अगर 1 यूनिट में 15 मिनट का देरी हो जा रहा है तो हमसे पूछा है कि सामान्य समय, तो सामान्य समय आप देखेंगे तो सामान्य समय कितना लग रहा है 3 यूनिट। अथिरा अगर सामान्य समय से चले, मतलब ओरिजिनल टाइम से चले, तो कितना समय लगेगा, तो 3 यूनिट का समय लग रहा है। अगर हम कहें 1 यूनिट का मान है 15 मिनट के बराबर, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 × 45, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
45 मिनट। अगर वो अपने एक्चुअल स्पीड से चले तो टाइम लगेगा कितना, 45 मिनट का समय लग जाएगा। यहां पे 2 ही क्वेश्चन है क्या, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर यहां देखो एक डीआई का क्वेश्चन फिर से आ गया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई चार्ट है, उसमें परिवार में घरेलू जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर है उसका विभाजन ये है, उसको दर्शाया गया है। उस विभाजन में ये बताया गया है कि परिवार की कुल जो मासिक आय है वो कितनी है, 32,500। तो भोजन और मनोरंजन पर खर्च कितना किया गया है। देखिए ये जो दिया है घरेलू खर्चा है कि किस पे कितना % हम खर्च कर रहे हैं। आपको ये पता है कि 32,000 क्या है, 32,500 रुपए हमारा कुल इनकम है। उसमें से हम किस पे खर्च कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं भोजन पर और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से। तो भोजन 27 हो गया और मनोरंजन कितना हो गया, 9। और 27 और 9 कितना होता है, तो आप कहेंगे 27 और 9 होता है 36। तो 36 बटे आप क्या कर देंगे 100। यानी कि अगर 36 बटे 100 आप निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, यहां से आप तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए बस ये 325 मतलब 32,500 का 36% निकालना है। और जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करना है। जैसे 36 बच्चे कितना होता है, 180 होता है, 0 18 कैरी हो जाएगा, 36 9 कितना 72 और 18 फिर हो जाएगा 90, 9 कैरी बच जाएगा, 36 3 108, 108 में 117, यानी कि यहाँ पे 11,700 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दे पड़ते तो आराम से क्वेश्चन लग जाते। ठीक है, ये मैं मानता हूं कि वहां पे थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है, तो बच्चे परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को आराम से करिए, हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी जो हैं और क्या है, विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित मतलब अनमैरिड जो लोग हैं उनका हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। सबसे पहले अगर तो आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कह दीजिए ऐसा है भैया ना कि 100 बंदे हैं, कुल जो कर्मचारी कितने हैं 100 मान लिया, 100 कर्मचारियों में कितनी है महिलाएं, तो आप कहेंगे 30%, यानी कि 100 का 30% कितना होता है 30, तो आप कह देंगे 30 महिलाएं हैं। अगर 30 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 70 पुरुष हो जाएंगे। ये हो जाएगा फीमेल और ये हो जाएगा मेल, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कहता है 60% महिला कर्मचारी, यानी कि 60% जो महिला कर्मचारी हैं वो क्या है, मैरिड है। 100 में 30 महिलाएं हैं और 30 महिलाएं में 60% महिलाएं क्या हैं, मैरिड हैं। तो हमें कह रहा है अनमैरिड पहले, और पुरुष कितने मैरिड हैं 40%। तो अगर 60 मैरिड हैं तो आपसे मैं पूछूं कितने अनमैरिड हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 40%। तो अगर 30 का 40% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 3 12, यहाँ पे हो जाएंगे 12। उसी तरह अगर मेल की बात करें तो 70 मेल हैं, 70 मेल में 40% मेल अगर क्या है, मैरिड हैं, मेल जो है मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 60, तो 7 6 42, यानी कि 42 मेल और 12 फीमेल क्या है, अनमैरिड है। तो जोड़ेंगे तो 42 और 10 52 और 54 बंदे क्या हैं, अनमैरिड है। कितने बंदों में, 100 में, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो बचेगा, 54%। आप क्या कहेंगे 54%, यानी कि आपका जो इसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 54%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन इसलिए बताया जा रहा था कि अगले पैटर्न में जब क्वेश्चन आए तो आप कर पाए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहता है 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। भाई कैप्टन है वो 29 साल का है, जो विकेट कीपर है वो 4 साल बड़ा है, तो वो 33 साल का होगा, ये तो हम जानते ही हैं। फिर कहता है यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी टीम के खिलाड़ियों की औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, तो टीम की औसत आयु क्या है, पहले देखो हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं जितने भी खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं 11 जो खिलाड़ी हैं उनका एवरेज कितना है x है, तो सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11x हो जाएगा। इस 11x में से जो टोटल सम है उसमें से 29 साल वाला जो कप्तान है और प्लस कितने साल वाला 33 साल वाला जो विकेट कीपर है उसको जब हटा दिया जाता है तो जो भी औसत बचता है, मतलब कितने बंदे बचेंगे, 2 बंदों को हटा देंगे तो 9 बंदे बचेंगे, और 9 बंदों का जो एवरेज है, जो हमारा पहले का एवरेज था उससे 2 कम हो जाता है। पहले का एवरेज कितना माना गया x, तो x में कितना घटा देंगे हम, 2 घटा देंगे। ठीक है,
सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो 11x हो जाएगा यहाँ पे, और ये जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 62। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x और माइनस का 9 दूना 18। अब यहाँ से 2x बराबर से क्या बचेगा आपका, ये वैल्यू उधर जाएगी तो 62 प्लस का और माइनस का 18। तो आप जब माइनस करेंगे तो 12 यहाँ है, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 5, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, यहाँ x बराबर से कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17। तो हमारा एवरेज पूछा गया है, यहाँ ऑप्शन 17 है नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं 9x 9 दूना 18, माइनस कर देंगे कि 9 बंदे हैं। ठीक है, यहाँ 9 3 12, 3 2 5 1 6, तो 2x, यहाँ 9x है, यहाँ 11x है, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ 2x बचेगा। और अगर मैं 62 में से घटा दूँ 18, तो यहाँ 12, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 और 5 में से गया कितना बचा? 5 में से गया 4, 44, यहाँ पे बचेगा 44। ठीक है, और जब x से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 22। यानी कि जो हमारा एवरेज टीम का है वो कितना है? 22। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं करना है कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, हो गए, आगे चलते हैं। देखो मैथ का ये क्वेश्चन है, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, और a जो ये वैल्यू दिया है इक्वल टू बी बराबर बी स्क्वायर प्लस ए दिया है। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कत है जो डेटा दिया उसके हिसाब से काम करना है। a माइनस बी, तो यहाँ 3 माइनस 6, इसके हिसाब से जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन निकालिए, बहुत दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, हमें उस क्वेश्चन पे देखना है जहां पे दिक्कत हो सकती है। अगर ये रीजनिंग में है तो ठीक है, नहीं तो मैथ में है तो देख लो। एक सर्वेक्षण है, 60% लोगों ने विकल्प ए चुना और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। कुल 500 बच्चे थे तो विकल्प ए कितने चुना? अरे 500 में 60% लोग क्या हैं? ए को चुनते हैं और 40% बी को, तो 6 25 30, तो यहाँ पे 300 डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन एक साथ सीक्वेंस में नहीं दिए हैं, इसलिए बच्चों को भी दिक्कत हो रही है करने में। खैर, आपको अपने क्वेश्चन खोजने हैं कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, उसको लगाने हैं, आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 75% पुरुष जो हैं, और इनमें 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 131 पुरुष हैं तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले ये देखिए, एक कारखाने में 60% श्रमिक हैं। एक कारखाना है जिसमें, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पहले 100 मान लो, ठीक है, 100 में से 60% अगर अधिक उम्र के हैं, 30 वर्ष से अधिक, तो कितने बचे? 40। ठीक है, इस 60 बंदों में क्या है, कहता है कि 75% क्या है? मेल है। तो अगर हम कह दे 75% का मान कितना होता है? 3/4, तो यहाँ 4 से 15, तो यहाँ 45, यहाँ 45 मेल हो जाएंगे, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 15 फीमेल ऐसी हैं जो कितनी? 30 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। शेष महिलाएं हैं, ये बता रहा है। ठीक है, तो यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो हैं वो 135 हैं, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या, अगर 30 वर्ष से अधिक पुरुषों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 45, और यहाँ कितना दिया है? 135। यानी कि हम कह सकते हैं 45 यूनिट का जो मान दिया है वो दिया है 135 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 45 यहाँ 135 होता है। तो हमसे श्रमिकों की कुल संख्या पूछे तो 100 से हम गुणा कर दें, किसमें?
3 में, तो 100 गुणे 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300, यानी कि 300 ऐसे कर्मचारी हैं जो कारखाने में काम कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको जरा देखिए। क्वेश्चन समझते जाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्वेश्चन क्या है। कहता है एक सेब की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद पाता है, तो सेब का प्रति दर्जन कीमत क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि 20% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 20% का मान होता है सर 1/5, 1/5, यानी कि 5 दाम था, एक कम हो गया, कितना हो गया 4। ठीक है, ये प्राइस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। ठीक है, प्राइस का उल्टा होता क्वांटिटी मात्रा, यानी कि 4 से हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ देखना 4 से ये बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 5 हो जाता है। हमारा कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ा। ठीक है, और 1 यूनिट बढ़ने में हमने कितने सेब ले लिए, 10 सेब ले लिए। चलो अच्छी बात है। तो हमसे पूछा क्या है, पहले ये समझो। तो सेब का प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या हो, घटा हुआ मूल्य मतलब बाद वाला। ठीक है, घटा हुआ मूल्य मतलब क्या है, बाद वाला, इंग्लिश में क्या है, रिड्यूस प्राइस। ठीक है, घटा हुआ मूल्य मतलब बाद वाला, या न्यू प्राइस भी कह सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब है 10 सेब हम खरीद पा रहे हैं, तो पहले हम कितना क्वांटिटी लेते थे, तो आप कहेंगे 10 25। अभी जो हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 50 सेब। ठीक है, कितने ले रहे हैं, 50 सेब। अच्छा, 50 सेब के लिए आप कितना पे कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 50 सेब के लिए हम 54 रुपए पे कर रहे हैं। कितना, 54 रुपए। अगर हम कहें 50 सेब के लिए 54 रुपए, तो एक सेब के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक सेब के लिए हो जाएगा 54/50, 54/50। ठीक है, अगर एक सेब के दाम है 54/50 रुपए, तो अगर 12 सेब, दर्जन की बात कर रहा है, दर्जन मतलब 12, तो 12 से अगर 12 सेब का दाम निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे ऐसा है कि 54/50 और गुणे क्या कर दें हम, 12, क्या कर दें 12। यहां से 2 से 27, यहाँ 2 से 25। ठीक है, यहाँ पे आ गया वैल्यू। और यहाँ से अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 25 एकम 25, और यहाँ पे 2 बचेगा, नहीं जाएगा 0, फिर 0, 25 8 200, यानी कि 12 गुणे 1.08, 12 गुणे 1.08। ठीक है, तो 12 ठे 96 और 12 कम 12, यानी कि हमारा पर दर्जन के हिसाब से जो दाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12.96 रुपए पर दर्जन के हिसाब से हमारा इसका दाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। समस्या यह है कि रेज भी करना पड़ता है हम लोग को। अब आगे देखें, अगर आगे देखने चलेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या है। हमसे कहता है कि गिलास में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:5 है, और दूसरे गिलास में 6:1 है। किस अनुपात में दोनों गिलास को पानी मिलाया जाए कि वो अनुपात क्या बन जाए, 1:1 बन जाए। देखो, मिल्क और वाटर एक रेशियो को लेके चलना है, मतलब मिल्क लेके चलोगे तो मिल्क लेके चलना, तो यहाँ पे भी मिल्क वाली वैल्यू लेके चलेंगे, तो यहाँ भी मतलब 3 मिल्क है कितने में, 8 में। फिर यहाँ पूछा जाएगा 6 मिल्क है कितने में, मिक्सचर में 7 में। ओवरऑल 1 मिल्क बन रहा है कितने में, 2 में, मतलब 1:1, मतलब 1:1 का मतलब क्या है, कुल मिला के मिक्सचर बने 2 में क्या है, 1 लीटर क्या है, उसमें मिल्क है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 8, 2 और 7 कैल्शियम ले लीजिए, यानी कि हम 56 से हर जगह गुणा कर दें तो हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, 56 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से 8 सते 56, 7 8 56, और 2 से क्या हो जाएगा 28 गुना 56, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू बन गया, अब ये बन गया 7 3 21, हमारा बन गया 8 6 48, और हमारा बन गया रेशियो 28 का। तो जब हम इसको अब घटाएंगे बड़े में से छोटे को, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 20:7 का रेशियो हमारा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, करने के और भी माध्यम है, ये नहीं कर रहा हूँ, यही एक माध्यम है, करने के और माध्यम है। अगला क्वेश्चन कहता है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 72 जो वस्तु का सीपी है वो बराबर है 60 वस्तुओं के एसपी के
तो हमारा प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। यहाँ से CP अपॉन SP की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 72। यानी कि आप खुद समझिए कि अगर 60 रुपए का सामान खरीद के 72 में बेचेंगे तो फायदा तो होगा ही होगा। कितने का होगा? 12 का। किस पे? 60 पे और गुणे 100। ठीक है, तो 12 25 60, 5 से 20, यानी कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का ये आंसर हो जाएगा। 60 72 है तो 60 CP 72 तो 12 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, किस पे? 60 पे, तो 12 25 60 फिर 20। ठीक है, यहां देखना, यदि एक केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा गया और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा गया तो लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, आप देखो सबसे पहले ये देखो कि 50 रेट है और 60 सामान खरीद रहे हैं। ये खरीदने वाला ये रेट है, ये रेट है और ये आर्टिकल है। ठीक है, ये रेट है और ये आर्टिकल है। तो हम ये CP वाली वैल्यू है, ये छोड़ दीजिए, रेट ये लिखिए और आर्टिकल ये लिखिए। आप 50 रुपए हम 60 खरीद रहे हैं और फिर कहता है कि 60 रुपए हम कितना बेच रहे हैं? 50 हम बेच दे रहे हैं। आप ऐसे क्वेश्चन आए, एक बार खरीदने वाला और एक बार बेचने वाला, तो आर्टिकल और रुपए में लिख लीजिए, रुपए और आर्टिकल को लिख दीजिए। खरीदने वाले और बेचने वाले, मतलब रेट को आप CP मान लो और आर्टिकल को आप SP मान लो। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे? 5 25 25 कितना हो जाएगा? 2500, 6 36 कितना हो जाएगा? 3600। 2500 का सामान, मतलब रेट को हमने CP माना, 2500 को सामान को हम कितने में बेच रहे हैं? 3600 में बेच रहे हैं। तो आप कहेंगे कितना फायदा हुआ? तो आप कहेंगे 1100 का। किस पे? 2500 पे और गुणे 100। ठीक है, 25 10 35 1 36। ठीक, 0 0 कैंसिल आउट कर दो। 25 से 4 11 चौके 44%, यानी कि 44% का क्या हो जाएगा? हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन है 12 18 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात करें। 12 18 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखो, एलसीएम ज्ञात करने के लिए या तो भाग विधि है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए, या फिर किसी ऐसे नंबर को देखिए जो इसको डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, तो अगर हमें नंबर्स को डिवाइड करना है तो उन नंबर को चुनिए जो आप जानते हैं जिससे कम से कम वैल्यू डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ 18 है, तो 18 के लिए क्या होता है? 3 गुणे 6, तो 3 तो जो वैल्यू डिवाइड होगी वही वैल्यू हमारा एलसीएम होगा। पहले तो वो चेक कर लीजिए। तो 3 से क्या डिवाइड करेंगे? तो 3 दूना 6, 2 बचा 28, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो फिर ये 18 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं एलसीएम होगा। 3 से डिवाइड करिए, ये भी नहीं होगा, तो 3 से क्या डिवाइड हुआ? 900। अब एक ही वैल्यू है जो 3 से डिवाइड है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 3 से डिवाइड होने वाली 900 है तो यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। आप और वैल्यू से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या कहता है? वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब हम 4 6 8 10 और 12 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में कितना बचता है? 3 बचता है। अरे 3 बचता है तो यानी 3 नहीं बचे तो काम बन जाएगा। यानी कि अगर मैं सबसे 3 माइनस कर दूं, यहाँ भी 3 माइनस कर दूं, -3 कर दूं और -3 कर दूं, उसके बाद देखो कौन सी वैल्यू है जो सबसे डिविजल हो जाती है कंप्लीट। तो ये वैल्यू बचती है 117। कितनी बचेगी? 117। ये बचेगी 120, ये बचेगी 120, ये बचेगी 114। कितनी बचेगी? 114, और ये बचेगा 129। अब किससे डिवाइड करना है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 और 12 है। यहाँ भी 3 का कॉन्सेप्ट है, जो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 12 है तो 3 गुणे 4 होता है, तो 3 से डिवाइड होना जरूरी है। तो इसका सम देखो, 4 2 6, 12, 7 2 9, ठीक है, और यहाँ 12 9, तो 3 से सारा डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे वैल्यू को पकड़ो जहां आप जानते हैं कि हमें डिवाइड करना आसान है। अच्छा, 4 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है? लास्ट के दोनों अंक डिवाइड होने चाहिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के दोनों अंक 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से दोनों अंक डिवाइड नहीं होगा, 4 से दोनों अंक डिवाइड होगा, 4 से दोनों अंक डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 123 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अपने तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कहता है ए एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी कुशल है, यानी कि अगर हम ए और बी दो बंदों को लें तो बी कुशल ज्यादा है किससे? ए से, तो एक और 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। रेशियो ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाएगा। और तो यहाँ 5 हो जाएगा और 2 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि जो बी की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? 8 वर्क पर डे, और ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 वर्क पर डे। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो अब हम जानते हैं यहाँ पे कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। नहीं जानते हैं तो भैया पढ़िए। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया है ए का कितना? 120 दिन। अच्छा, जिसका समय दिया होता है उसी की क्षमता रखते हैं, और इसकी क्षमता कितनी है? 5। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 12 25 60 600।
ये 6 तो काम किससे करवाना है, ये 6 तो काम करवाना हमें बी से, और बी की क्षमता कितनी है 8, तो 8 सते 56 और 8 पचे 40, यानी कि 75 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसको देखेंगे। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी यात्रा के दौरान एक क्लास में हमारे कराया क्वेश्चन है, सीधे इसका आंसर ये आता है। खैर वो तो क्लास में जो पढ़ेगा वही जानेगा। आप ये देखिए कि 600 किलोमीटर की दूरी है, तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखेंगे तो 600 यहाँ पे है, 6 8 6 14 और एक यहाँ पे 100 है, यानी कुल दूरी हो गया 1500। कुल दूरी हमें पता चल गया, कुल दूरी में कोई दिक्कत है नहीं। कुल दूरी बटे कुल समय, तो 600 किलोमीटर है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितनी है, स्पीड कितना है, तो आप कहेंगे तो 600 किलोमीटर की दूरी कितनी चल रही है, इसके हिसाब से आप देखेंगे। तो यहां पे देखिए 600 किलोमीटर की दूरी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि आप कुल दूरी जोड़िए, कुल दूरी हो जाएगा 1500, और 1500 बटे कुल समय निकालना है, तो 600 बटे 80 प्लस 800 बटे 400 प्लस 100 बटे 50, 100 बटे 50। भाई यहां से हो जाएगा आपका, ये तो 2 बार में हो जाएगा, ये भी 2 बार में, 0 0, यहाँ बचेगा 4 से 15, 15 बटे 2। ठीक है, 15 बटे 2 प्लस यहाँ पे कितना बचा, तो आप कहेंगे 2 और प्लस कितना बचेगा 2। 1500 आपके ऊपर है, 1500 किलोमीटर ऊपर है ही। जब एलसीएम लेंगे तो ये 15 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 1500 बटे 15 4 19 4 23। ठीक है, अब देखो आपके ऑप्शन में नीचे 23 आना चाहिए, ऑप्शन एक ही है, तो आपको भाग नहीं करना बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे 130 सही 10 बटा 23 चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए, बहुत दिमाग उसमें फिर नहीं लगाना है। एक अरे कहाँ चले जाए हम, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन कहता है एक महिला 25,220 रुपए उधार लेती है और वह 1 2 3 वर्षों के बाद समान किस्तों में पैसा वापस करती है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करिए। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, रेट कितना है 5%, रेट कितना है 5%, तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। ध्यान रखना जितने ईयर की बात करें उतने ईयर के हिसाब से हमको देखना होता है, तो हम पहला लिख देंगे 20/1 बढ़ा है तो 20/21, दूसरा 20/21 का होल स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा क्या लिख देंगे 20/21 का क्यूब। ठीक है, अगर 2 वर्ष की बात करता तो 2 स्क्वायर तक जाते हैं, 3 वर्ष की बात करता है तो ऐसे जाते हैं। अभी मैं समझाता हूं क्या होता है ये। तो ये 20/21 आप लिख देंगे, उसके बाद प्लस 400/21 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8000/9261 हो जाएगा। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जब एलसीएम लेके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25,220 रुपए और नीचे आ जाएगा 9,261। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है इंस्टॉलमेंट। ये क्या होता है इंस्टॉलमेंट। अब ये देखो प्रिंसिपल जो हमारा दिया है 25,220, ये सॉल्व करने पे आएगा 25,220, इसका मान किसके बराबर है, तो आप कहेंगे इसका मान जो है प्रिंसिपल के बराबर है, तो 1 का मान 1 के बराबर है, तो यहाँ से 9,261 का मान 9,261 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो क्या बनेगा 9,261 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम पूरा करते हैं तो 27 दिन लग जाते हैं। अच्छा, टाइम की बात कर रहा है, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए है और बी है। ठीक है, टाइम की बात कर रहे हैं जो है बी, ए कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अगर ये 100 मिनट लेता है या 100 घंटे लेता है तो ये 150 घंटे लेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2, ये लिख सकते हैं। ये टाइम का रेशियो हो गया। अरे नहीं 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 यार,
तो यहाँ देख लेते हैं ए और बी हैं, तो यहाँ अगर ये 100 मिनट का समय लेता है तो ये कितना लेगा 150, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3:2। ठीक, ये टाइम का है, टाइम का रेशियो उल्टा होता है इफिशियंसी के, तो 2 क्या बन जाएगा 3। ठीक है, अब जब इफिशियंसी पता है तो आप जानते हैं टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो टाइम कितना लग रहा है 27 दिन का समय लग रहा है, दोनों को लग रहा है, दोनों की क्षमता कितनी है 5, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 27/5। अच्छा, ये हमने काम किससे करवाना है बी से, तो बी से डिवाइड कर दो, बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 बटे यहाँ 3 से भाग देंगे, 9 3 27, तो यहाँ हो जाएगा 9 5 45, यानी कि अगर बी काम करे तो काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा 45 दिनों में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है और 4 वर्षों में ब्याज कितना होगा। समझिए, हमारा जो है 3,000 रुपए का प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 2 वर्षों में कितना हो जाता है 6,000 हो जाता है, तो ये कहता है 4 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिलेगा। 3 वर्षों में 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है, तो ये 4 वर्ष की बात कर रहा है, तो ये अगले 2 वर्षों में कितना बढ़ेगा, डबल होगा। जैसे ये 3,000 से 6,000 हुआ तो 6,000 से कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या पूछा, हमने ये नहीं पूछा कितना हो जाएगा, हमने पूछा कि ब्याज कितना है, ये ध्यान रखना। ये बताओ 3,000 तुम्हारा क्या है प्रिंसिपल है, कुल कितना पैसा मिल रहा है 12,000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 12,000, तो प्रिंसिपल में से अगर मैं अमाउंट घटा दूं तो क्या मिल जाता मुझे ब्याज, तो क्या हो जाएगा ब्याज आपका 9,000, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेंगे, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर तो एग्जाम का रहता है वहां पे। देखो, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 21% का लाभ कमाता है, यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप अगर पढ़े हैं जानते हैं तो एमपी मार्क प्राइस और सीपी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये होता है सीपी, और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट ये होता है एमपी। आप यहाँ डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 12% का, तो 88 की बात हो गई, और प्रॉफिट कितना ले रहे हैं 121, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एमपी। अब सुनना, हम तो कह रहे हैं कि 28 रुपए का हमने सामान खरीदा और मार्क प्राइस कितना तय कर दिया 121 रुपए। अगर हम कोई छूट नहीं देते हैं तो छूट नहीं देंगे तो भैया जितना सामान जितने का रहेगा उतने में बेचेंगे, यानी कि 121 रुपए का सामान बेचेंगे। अगर हम 28 रुपए का सामान खरीद के 121 रुपए में बेचें तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप कह देंगे कि 21 इधर है 12 इधर मिल रहा है, 21 10 21 और 33 हो जाएगा, 33 बटा कितना हो जाएगा 88% के लिए गुणे 100, तो 11 से 3 और 11 से 8, यहाँ हो जाएगा 25, 4 से यहाँ हो जाएगा 2, 25 से यहाँ 75/2 यानी कि 37.5% हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, यदि कैमरे का क्रय मूल्य कितना भी, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 3600 रुपए है, तो फाइंड करना है कि उसका क्या फाइंड करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सुनो भाई, मैंने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसी तरीके से लग जाएगा, यानी कि डिस्काउंट वाले को 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 10 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना गेन कर रहा है 20, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एमपी, तो यहां हो जाएगा 90 और यहां हो जाएगा 120। ठीक है, रेशियो लेना चाहो ले लो, तो यहां आप कह देंगे कि 0 0 3 3 9 3 चौके 12। ठीक है, ये सीपी और एमपी का रेशियो है। सीपी की वैल्यू कितनी दी है 3600, 3 का मान दिया है 3600, अगर 3 का मान 3600 तो 1 का मान कितना 1200, तो 4 का मान कितना 4800, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4800। भाई इस क्वेश्चन को जरा देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो आप, बेसिक मेथड को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप अप्लाई करें। एक्स मान के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से आ जाएगा, लेकिन अगर टाइम कम है इस क्वेश्चन लगाना तो कैसे हम लगाएंगे। सबसे पहले ये देखो कि एक ए बी सी है, एक साझेदारी में निवेश करते हैं, ठीक है, उनका अनुपात कितना है 5:4:3। 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपए और डाल दिया, 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपए और डाल दिया। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है तो उनके शुरुआत का निवेश कितना था, सी की शुरुआत का निवेश कितना था। हमें सी की बात करनी है, हमें किसकी बात करनी है, सी की।
थोड़ा सा अगर हम सोचे, ठीक है, हमें पहले वो वैल्यू चुननी चाहिए जहां पे हमें टेबल हमें करने में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास दो वैल्यू है, देखो 6000 और 3000, ये ऐसी वैल्यू है जिसमें हमें गुणा भाग करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बाद में हम 7500 और 4500 भी सोच लेंगे, लेकिन पहला 6000 है। अगर हम मान लेते हैं कि निवेश सी का कितना है, 6000 है, तो जरा सोचिए हमारा जो निवेश होता है उनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 11, ये कितना दिया, निवेश 6000। अब उस कंडीशन को मैच कराओ जो इसके हिसाब से 11 के मल्टीपल में आ जाए, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं सी जो है 6000 रुपये निवेश करता है, तो 6000 रुपये निवेश करता है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो 6 8 48, कितना रुपया हो गया, 48000 रुपये हो गया। कितना हो गया, 48000 रुपये। उसके बाद वो क्या करता है, 2000 और निवेश करता है। तो 6 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8000। और कितने महीने के लिए, 4 महीने और। 8 महीने के लिए 6000 रुपये और 8000 रुपये 4 महीने के लिए। तो 8 चौके 32, कितना हो जाएगा, 32000। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80000 आ रहा है। यानी कि आपको ये देखना है कि जो इसका प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है 11, क्या हुआ 80 को डिवाइड करता है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए छोड़ दो। मैंने कहा 7500 को भी ले सकते हैं, 4500 को ले सकते हैं, लेकिन हमें उस वैल्यू को लेनी है जहां पे हम मल्टीपल आराम से कर पाए। अगर मैंने मान लिया निवेश कितना है, 3000, तो स्टार्टिंग में 3000 निवेश करता है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, 24,000। फिर वो क्या करता है, 2000 बढ़ाता है, तो 3 2 5 हो जाएगा। 5000 कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे 5000 रुपये 4 महीने के लिए और निवेश करता है, तो 5 चौके 20, यानी कि कितना हो जाता है, 20,000 निवेश हो जाता है। तो कितना निवेश हो गया, 44,000। 44,000 टोटल निवेश किया, ठीक है, 12 महीने में। तो जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा वो इसके हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। क्या 11 से 44,000 डिवाइड होता, आप कहेंगे हाँ डिवाइड होता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, आप सोल्यूशन चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए आपको लगाने के लिए। ठीक है, एक्स मानेंगे तब भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन आए 1/6 है, 1/3 है, तो सबसे पहले ये समझो कि हम क्या मान लें पूंजी को। तो 1/6 और 1/3, तो 6 और 3 के एलसीएम मान लो 18, 6 भी मान सकते हो लेकिन 18 मान लो। हमने मान लिया कुल पूंजी कितनी है, 18 रुपए है। 1/6 हिस्सा निवेश करता है, तो 1/6 18 का 1/6 कितना होता है, 3 रुपए। 3 रुपए निवेश करता है 1/6 समय के लिए, यानी कुल समय होता है 1 महीने 1 साल में 12। तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। ये 1/3 निवेश करता है, तो पूंजी कितनी है, 18। 18 के 1/3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 3 18। कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए, मतलब 12 से डिवाइड करिए, 12 में डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 4 महीने के लिए। तीसरा कहता है कि जेड जो है शेष पूंजी को पूरे समय के लिए। तो अगर जेड की हम बात करें तो जेड अगर 3 और 6 9 रुपए हमने हटा लिए, कितने बचे, 9 रुपए, और कितने समय के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। अब यही जो अनुपात बनेगा उनके प्रॉफिट का अनुपात बन जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 से कैंसिल आउट, फिर ये 6 दूना 12, यानी कि 1:4 रेशियो 6 दूना 12 9 दूना 18। ये हमारा बन गया प्रॉफिट का अनुपात। उनके प्रॉफिट का अनुपात बन गया 1 संबंधी 4 संबंधी 18। तो अगर 1 संबंधी 4 संबंधी 18, तो 18 4 22 और 1 23। 23 यूनिट का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 23 यूनिट का मान दिया है 23,000 रुपए। कितना दिया है, 23,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1,000 रुपए। हमसे क्या पूछा है, तो वाई का शेयर, वाई कितना लगा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट का। अगर 1 यूनिट का मान है 1000, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4000। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका एवरेज क्या होगा। सुनो बच्चा, 4 संख्याएं क्रमागत हैं विषम है, ए बी सी डी और ई। हमको ये पता है कि एवरेज जो होता है राशियों का योग अपान की संख्या होता है। यानी कि अगर ऑप्शन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होता, तो डिवाइड बाई क्या करते हैं 5, या तो ये आंसर हो सकता है, या फिर पहला प्लस अंतिम डिवाइड बाई 2 ये होता, तो ये आंसर कर सकते हैं। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन ये क्लास में कराया है बच्चों को एग्जाम के 2 दिन पहले, तो बच्चे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, इसका आंसर a+4 आएगा वो तो मार देंगे। लेकिन आप कैसे करेंगे, आप जो जानते हो आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज और जानते हैं कि एवरेज बीच वाला नंबर होता है,
यानी कि जो हमने संख्या ली है सी आंसर होना चाहिए, लेकिन सी भी ऑप्शन में नहीं है। तो सी ऑप्शन में नहीं है तो सी तक पहुंचा जाए। अच्छा, ए और बी में कितना अंतर होगा? 2 का, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है। और बी से सी में कितना अंतर होगा? 2 नंबर का, क्योंकि ऑड नंबर है। तो अगर मैं ए में 4 जोड़ दूं तो मैं सी तक पहुंच जाऊंगा, और सी हमारा एवरेज है, यानी कि a+4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहता 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, सॉरी 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दोगुनी है। तो अच्छा, ये दोगुनी है तो इसको मान लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा 3। मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, तो अगर ये 3 है तो ये 6 दूना सही है। और कहता है तीसरी से 3 गुनी है, तो इसको हम 2 मान लेते तो 2 3 6, ये से डिसाइड कर जाता है। अब हमसे क्या कहता है? उनका एवरेज कितना है? 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब देखो 6 3 9 2 11, 11 बराबर कितना हो जाएगा? 44 गुणे 3, क्योंकि एवरेज है 3 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 4 3 12, 1 यूनिट का मान आ गया 12। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या, तो 12 6 के 72, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध और पानी के 225 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 12:13 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 12:13। ठीक है। फिर कहता है 12:15 अनुपात दूध और पानी को बनाने के लिए नए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? 12:15 बनाना है। ठीक है। और हम क्या मिला रहे हैं? ये मिल्क और ये क्या है? वाटर है। हम पानी मिला रहे हैं, इसलिए हमारा मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, तो हमें कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। यानी कि हमारा 13 से कितना हो गया? 15, तो 2 यूनिट बढ़ गया। हमने पानी कितना मिला दिया? 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट का मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा। शुरुआत में मिक्सचर कितना है? 2025, तो 12 और 13 का एलसीएम कितना? 12 और 13 को जोड़िए, कितना हो गया? 25। 25 यूनिट का जो मान दिया स्टार्टिंग में मिक्सचर का, वो दिया है 2025। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 × 200 और 25 एकम 25। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 81। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 81 दूना 162, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को आराम से करें, सॉल्यूशन बताया गया है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं सभी मैथ के शिफ्ट का पेपर का आंसर डाल दूंगा सॉल्यूशन के साथ, ताकि इजी हो जाए। अभी आज 25 अगस्त है, कुछ देर में मैं पहली पारी का पेपर सॉल्यूशन के साथ डाल दूंगा मैथ के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।